नमस्कार। मैं डॉक्टर महावीर सिंह यादव, एसोसिएट प्रोफेसर फिजिक्स, गवर्नमेंट पीजी कॉलेज बाड़मेर। आज मैं बीएससी पार्ट थर्ड का फिजिक्स पेपर सेकंड के यूनिट फर्स्ट, जो कि जुलाई के अंदर पढ़ाई जाने वाली है, उसका एक टॉपिक डिस्कस करना चाहूँगा। और उस टॉपिक का नाम है रदरफोर्ड स्कैटरिंग एंड न्यूक्लियर मॉडल। रदरफोर्ड स्कैटरिंग पर मैं आऊँ उससे पहले मैं कुछ विज्ञान का जो डेवलपमेंट है, फिजिक्स का डेवलपमेंट है, पदार्थ की संरचना जानने की जो प्रवृत्ति है, उसके बारे में हुए प्रयासों के बारे में भी बताने का प्रयास करूँगा। भारत में एक ऋषि हुए हैं कणाद मुनि। उन्होंने पदार्थ को समझने के लिए और अपना एक सिद्धांत उन्होंने प्रतिपादित किया, जिसे कणाद मुनि का कण सिद्धांत कहते हैं। अर्थात प्रत्येक पदार्थ छोटे छोटे अवयवों से मिलकर के बना है। उन अवयवों को और अधिक विभाजित किया जाना संभव नहीं होता है। उनको कण कहा जाता है और उन कणों के मिलने से ही सभी पदार्थों की संरचना होती है। परंतु जैसे जैसे विज्ञान का विकास होता गया, डाल्टन नाम के एक अंग्रेज वैज्ञानिक ने इसको एक नए रूप में प्रतिपादित किया। उन्होंने कहा कि जो भी पदार्थ है वह पदार्थ छोटे छोटे कणों से मिलकर के बना है और उन कणों का और विभाजन संभव नहीं है। उन कणों को उन्होंने नाम दिया परमाणु। अर्थात प्रत्येक पदार्थ परमाणु से मिलकर के बना होता है। परंतु उसके बाद में और जिज्ञासा हुई परमाणु को जानने की, समझने की। जे थॉमसन महोदय ने एक अपना एक्सपेरिमेंट किया, गैसों में विद्युत विसर्जन का प्रयोग उन्होंने किया और उस प्रयोग के अंदर उन्होंने पाया कि जो पदार्थ होता है उससे एक नेगेटिव चार्ज पार्टिकल उससे निकलता है। उस नेगेटिव चार्ज पार्टिकल को उन्होंने और नाम दिया इलेक्ट्रॉन। अर्थात परमाणु जो उदासीन था, अब उसके अंदर एक कण, ऋण आवेशित कण उससे उत्सर्जित हो रहा है। इसलिए परमाणु को समझने के लिए और जिज्ञासा हुई और उस जिज्ञासा के प्रयास में ही रदरफोर्ड महोदय ने अपने कुछ साथियों के साथ मिलकर के 1911 के अंदर एक एक्सपेरिमेंट उन्होंने किया। और जो एक्सपेरिमेंट किया, जो प्रयोग उन्होंने किया, उस प्रयोग को ही रदरफोर्ड प्रकीर्ण प्रयोग के नाम से जानते हैं। जो परमाणु की जो संरचना है उसको समझने के अंदर बहुत ही महत्वपूर्ण साबित हुआ। रेडियो एक्टिव नाभिकों से उत्सर्जित अल्फा कणों का उन्होंने, रदरफोर्ड महोदय ने
सोने की एक बहुत ही पतली पन्नी पर उन्होंने अल्फा कणों का प्रहार किया और जो रिजल्ट था, जिंक सल्फाइड के पर्दे पर उन्होंने उस रिजल्ट को देखा, अर्थात डिटेक्ट किया, उसका संसूचन किया। जो संसूचन किया उसके अंदर उन्होंने कुछ निष्कर्ष निकाले कि अल्फा कण जो स्वर्ण पन्नी पर गिरते हैं उनमें से अधिकांश जो अल्फा कण होते हैं वो सीधे निकल जाते हैं या बहुत ही अल्प कोण पर प्रकीर्णित होते हैं, विक्षेपित होते हैं। कुछ कण ऐसे होते हैं जो 90 डिग्री या उससे अधिक कोण पर प्रकीर्णित हो जाते हैं, परंतु ऐसे कुछ कण भी होते हैं जो टक्कर करके स्वर्ण पन्नी से और वापस दिशा के अंदर आ जाते हैं, अर्थात 180 डिग्री के ऊपर वापस हो जाते हैं। जब उन्होंने ये एक्सपेरिमेंट देखा, ये रिजल्ट देखा, तो उनका आश्चर्य का ठिकाना नहीं रहा और उन्होंने बताया कि यहाँ ये जो अल्फा कणों का प्रकीर्णन होता है, उस अल्फा कणों के प्रकीर्णन के अंदर एक बात साबित होती है कि परमाणु का जो धन आवेश होता है वह एक छोटे से स्थान पर, एक छोटे से भाग के अंदर केंद्रित रहता है, स्थित होता है, जिससे ये कुछ कण टक्कर करके, प्रतिकर्षित होकर के, क्योंकि अल्फा कण पर भी पॉजिटिव चार्ज होता है, वो वापस लौट जाते हैं। जिस भाग में वह परमाणु का धन आवेश विद्यमान होता है, उस भाग को रदरफोर्ड ने नाभिक नाम दिया, अर्थात जो परमाणु अविभाज्य था उसके अंदर जे थॉमसन ने इलेक्ट्रॉन की खोज की और तत्पश्चात अल्फा कणों के प्रकीर्णन से और परमाणु के अंदर नाभिक का पता चला जो कि धन आवेशित होता है। क्योंकि अल्फा कणों का प्रकीर्णन स्वर्ण पन्नी से होता है, सोने के नाभिक से होता है, और सोने का जो नाभिक होता है वह अल्फा कण के कंपैरिजन के अंदर बहुत भारी होता है। तो ऐसी स्थिति के अंदर यहाँ जो चित्र दिखाया गया है, इस चित्र के अंदर अनंत से और कोई कण v0 वेलोसिटी से, अल्फा कण v0 वेलोसिटी से और नाभिक m की तरफ अग्रसर होता है। जब वह इसके नज़दीक आता है, सपोज करो यदि इसका रिपल्शन नहीं हो, तो ऐसी स्थिति के अंदर वो पार्टिकल सीधा निकले, और सीधा निकले तो नाभिक और इस पार्टिकल के बीच में जो डिस्टेंस है स्मॉल b, वो होगी जिसको इम्पैक्ट पैरामीटर के नाम से जानेंगे। परंतु चूंकि अल्फा कण भी पॉजिटिव होता है और नाभिक भी पॉजिटिव होता है, इसलिए उनमें रिपल्सिव फोर्स लागू होता है
और रिपल्सिव फोर्स के कारण से वह कुछ डिस्टेंस से ही और अति परिवल्य पथ पर गति करता हुआ वह प्रकीर्णित हो जाता है। यहाँ ये जो यदि इसकी गणितीय विश्लेषण किया जाए इस प्रकीर्णन का, तो इस स्थिति के अंदर हम पाते हैं कि यहाँ बिंदु P, जो यहाँ पर विद्यमान बिंदु P और बिंदु A, इन दो स्थितियों पर यदि कोणीय संवेग, गतिज ऊर्जा, इनका यदि आप देखते हैं, अध्ययन करते हैं, तो ऐसी स्थिति के अंदर हम पाते हैं कि यहाँ कोणीय संवेग A और P और A पर यहाँ पर समीकरण 1 के द्वारा रिप्रेजेंट कर दिया जाता है। अर्थात क्योंकि पार्टिकल v0 वेलोसिटी से मूव कर रहा है, सपोज करो उसका मास m है, डिस्टेंस परपेंडिकुलर डिस्टेंस b है, तो ऐसी स्थिति के अंदर पॉइंट P पर जो उसका वेलोसिटी होगी, कोणीय संवेग होगा, वो mv0b होगा। इसका मान कितना होना चाहिए? कोणीय संवेग कंजर्वेशन लॉ के हिसाब से, संरक्षण नियम के हिसाब से, क्योंकि ये जो प्रकीर्णन होता है वो प्रत्यास्थ प्रकीर्णन होता है, इसलिए यहाँ सपोज करो कि बिंदु A पर उसका जो वेग है वो v हो जाता है। तो ऐसी स्थिति के अंदर यहाँ इसका जो कोणीय संवेग mv इंटू x हो जाता है, जहाँ x बिंदु M से A की दूरी को रिप्रेजेंट करता है। इसी तरह से जो इसकी गतिज ऊर्जा है, ऊर्जा संरक्षण नियम के आधार पर भी कुल ऊर्जा का मान बिंदु P पर और बिंदु A पर समान होना चाहिए, जिसको यहाँ पर ये इक्वेशन 1.2 के द्वारा इसको रिप्रेजेंट कर दिया जाता है। कुछ मैथमेटिकल कैलकुलेशन की जाती है, तो यहाँ हमें ये रिजल्ट ये मिलता है, रिजल्ट 1.5 रिजल्ट मिल जाता है, जहाँ पर जो J है, J का जो मान है वो 4k Z2e स्क्वायर अपॉन mv0 स्क्वायर J के द्वारा रिप्रेजेंट किया जाता है। अति परिवल्य की कुछ प्रॉपर्टीज की स्टडी की जाती है, उपयोग में ली जाती है। तो ऐसी अवस्था के अंदर और हम आगे एक रिजल्ट पे पहुंचते हैं, और वो जो रिजल्ट मिलता है वो रिजल्ट हमें इस इक्वेशन 1.8 के द्वारा व्यक्त होता है, जिसमें b इक्वल टू J अपॉन 2 कोट थीटा बाई 2 होता है, जहाँ J का मान पीछे इक्वेशन के अंदर बताया जा चुका है। यहाँ ये जो इक्वेशन है ये b और थीटा के मध्य रिलेशन को व्यक्त करता है, अर्थात इम्पैक्ट पैरामीटर और प्रकीर्णन कोण थीटा, जहाँ थीटा प्रकीर्णन कोण है, इसके मध्य के रिलेशन को व्यक्त करता है। और इस समीकरण के हिसाब से हम कह सकते हैं कि b के विभिन्न मानों के लिए प्रकीर्ण कोण थीटा का मान भी परिवर्तित होता है। b के अधिक मान के लिए थीटा का मान कम प्राप्त होता है, अर्थात विचलन बहुत कम होता है, प्रकीर्ण बहुत कम होता है। b के कम मान के लिए थीटा का मान बढ़ जाता है, अर्थात b का मान 0 होने पर थीटा का मान पाई हो जाता है, अर्थात वह अल्फा पार्टिकल वापस विपरीत दिशा के अंदर और चला जाता है। नेक्स्ट, जब आगे चलते हैं तो ऐसी स्थिति के अंदर, क्योंकि जो स्वर्ण पन्नी के ऊपर और ये जो अल्फा पार्टिकल गिरता है, आपतित होता है,
तो ऐसी अवस्था के अंदर यहाँ ये जो प्रकीर्णित जो पार्टिकल होते हैं, कण होते हैं, उनकी संख्या ये इक्वेशन के द्वारा प्रकट की जाती है, जिसे इक्वेशन यहाँ इसके अंदर लिखी एन थीटा इक्वल टू n0 अपॉन 16 r² NT k²/4 Z2e² होल स्क्वायर अपॉन 1/2 mv0² कोसेक 4 θ/2 के द्वारा प्रकट की जाती है। यहाँ ये थीटा एंड थीटा प्लस डी थीटा एंगल के बीच में और जो पार्टिकल प्रकीर्ण होते हैं उनकी संख्या को रिप्रेजेंट करता है। यहाँ ये जो इक्वेशन 1.15 है, ये समीकरण रदरफोर्ड का प्रकीर्णन सूत्र कहलाती है। इस सूत्र के अनुसार पर्दे के प्रति एकांक क्षेत्रफल पर थीटा डिग्री से प्रकीर्णित होने वाले अल्फा कणों की संख्या को व्यक्त करता है। जहाँ कुछ निष्कर्ष निकलते हैं। निष्कर्ष क्या निकलते हैं? निष्कर्ष ये निकलते हैं कि यहाँ एन थीटा, इस एन थीटा कोसेक की पावर 4 θ/2 के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है, अर्थात अर्ध प्रकीर्णन कोण के कोसेक के चतुर्थ घात के समानुपाती होती है। यहाँ ये जो अल्फा कणों की संख्या है वह स्वर्ण पन्नी की मोटाई के समानुपाती होते हैं, अर्थात ये जितने मोटाई होगी उतनी ही अधिक मात्रा के अंदर यहाँ पार्टिकल की संख्या वहाँ उपस्थित पहुँचेंगी। इसी तरह से यहाँ नाभिक के आवेश के वर्ग के समानुपाती होता है, पन्नी के परमाणु घनत्व के समानुपाती होता है, और यह इसके साथ ही 1/2 m नोट v² का होल स्क्वायर इंटू अल्फा कणों के समानुपाती होता है। इस मॉडल के आधार पर जब ये निष्कर्ष निकला तो इस मॉडल के आधार पर रदरफोर्ड ने अपना मॉडल, नाभिक परमाणु का अपना मॉडल प्रस्तुत किया, और इस मॉडल के आधार पर जो एक तरबूजे का एक मॉडल प्रस्तुत किया था थॉमसन ने, उसके स्थान पर रदरफोर्ड ने बताया कि यहाँ ये जो पार्टिकल, ये जो धन आवेश है, वो धन आवेश परमाणु के केंद्र पर छोटे से स्थान पर विद्यमान रहता है, जिसका जो आकार है वो 10⁻⁻15 मीटर के ऑर्डर का होता है। जबकि जो ऋण आवेश है, अर्थात जो इलेक्ट्रॉन है, वह इलेक्ट्रॉन उस नाभिक के चारों तरफ चक्कर लगाते हैं या चारों तरफ विद्यमान रहते हैं। तो इस तरह का ये एक प्रारंभिक जो नाभिक का जो मॉडल था उसको समझने के लिए, या ये कहें कि नाभिक का जो संकल्पना थी, कॉन्सेप्ट था, उसको समझने के लिए रदरफोर्ड का जो एक्सपेरिमेंट है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है। और उसके पश्चात जैसे जैसे डेवलपमेंट और होता गया, और जैसे जैसे 1932 के अंदर न्यूट्रॉन की खोज हुई, तो उसके बाद में फिर हाइजेनबर्ग और दूसरे लोगों ने जो मॉडल प्रस्तुत किया, उसके अंदर नाभिक के अंदर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन वो विद्यमान, और उसके बाद में इलेक्ट्रॉन उसके चारों तरफ चक्कर लगाने वाले मॉडल के रूप में परमाणु का मॉडल सामने
निकल करके सामने आया। इसीलिए यहाँ ये जो रदरफोर्ड का जो मॉडल है, रदरफोर्ड का स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट है, यह बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगले लेक्चर के अंदर नाभिक के साइज़, नाभिक का चार्ज, नाभिक का घनत्व और अन्य इसके नाभिक की जो प्रॉपर्टीज़ हैं उनके बारे में विस्तृत डिस्कस किया जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।